गरीब ढाबे वाला। गांव के चौराहे पर किशन का एक छोटा सा ढाबा था। यूं तो वह ढाबा पुराना था, उसकी दीवारें रंग उड़ी हुई थी और छत पर कहीं कहीं खपरैल टूटे हुए थे। पर गांव वालों के लिए वह महज एक ढाबा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। सुबह से शाम तक वहां लोगों की चहल पहल लगी रहती। गरम गरम समोसों और ताजी बनी सब्जी की खुशबू हवा में तैरती रहती। बड़े बुजुर्ग शाम को चाय पर देश दुनिया की बातें करते, बच्चे समोसे के लिए जिद करते और नौजवान अपने भविष्य के सपने बुनते। इस ढाबे की प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण किशन की पत्नी राधा थी। राधा के हाथों में सचमुच जादू था। उसके बनाए समोसे, खस्ता कचौड़ियां, आलू पूरी और दाल चावल का स्वाद ऐसा था कि एक बार जो चख लेता वह बार बार खिंचा चला आता। न केवल गांव वाले बल्कि आसपास के कस्बों से आने वाले मुसाफिर भी दूर से किशन के ढाबे का नाम पूछते और वहीं रुककर खाने का लुत्फ उठाते। किशन और राधा मेहनत से काम करते, मुस्कुराते हुए ग्राहकों की सेवा करते और अपने छोटे से ढाबे में एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उनकी आंखें भविष्य के सुनहरे सपनों से भरी थीं। लेकिन कहते हैं ना, जहां सुख होता है वहां बुरी नजर भी पड़ जाती है। गांव के कुछ बदमाश लुटेरों की नजर इस फलते फूलते ढाबे पर पड़ गई। उनका मुखिया कालू एक खूंखार और बेरहम आदमी था, जिसके साथ उसके 2-3 लठैत हमेशा रहते थे। एक रोज दोपहर के समय, जब ढाबे पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, कालू और उसके साथी सीधे ढाबे में घुस आए। ओ ढाबे वाले, सुना है तेरी दुकान खूब चलती है? कालू ने अपनी भारी आवाज में गरजा। किशन थोड़ा घबराया। हाँ मालिक, आप लोगों की दुआ है। दुआ नहीं बेरंगदारी, अब से रोज हमें कुछ पैसा देगा, वरना ये ढाबा फिर कभी नहीं चलेगा। कालू ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, हम गरीब लोग हैं, जैसे तैसे गुजारा होता है, कहां से लाएंगे रोज पैसे? ये हमारा मसला नहीं। पैसे नहीं दिए तो याद रखना, तेरा ढाबा राख का ढेर बन जाएगा और तेरी बीवी का जादू भी गायब हो जाएगा। कालू ने धमकी दी और जबरदस्ती गल्ले से कुछ पैसे निकालकर चले गए। उस दिन से किशन और राधा की जिंदगी बदल गई। रोज दोपहरिया में ठीक 2 बजे कालू और उसके 2-3 बदमाश लाठी लिए आ धमकते। किशन को अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा उन्हें चुपचाप देना पड़ता। यह सिलसिला हफ्तों तक चला। किशन के चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी, उसकी आंखें बुझी बुझी सी रहती थी। राधा भी गुमसुम रहने लगी थी। ढाबे पर रौनक कम होने लगी, क्योंकि गांव वाले भी कालू के डर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। रात को किशन को नींद नहीं आती थी। वह करवटें बदलता रहता, सोचता, कब तक चलेगा यह सब? कैसे बचाऊंगा अपने ढाबे को, अपनी राधा को, अपनी इज्जत को? एक दिन राधा ने उसे रोते हुए देखा। क्या हुआ किशन, अब क्यों नहीं लड़ते? ऐसे कब तक सहेंगे? हमारी मेहनत की कमाई, हमारे सपने सब ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे क्या? राधा के आंसू और उसके सवाल ने किशन के अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि डर कर जीना मरने से भी बदतर है। उसने तय किया कि अब वह और नहीं सहेगा। अगली सुबह किशन ने ढाबा नहीं खोला। वह सीधे गांव के पंचों और बड़े बुजुर्गों के पास गया और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। गांव वाले कालू की इन हरकतों से पहले से ही परेशान थे, लेकिन कोई भी अकेले उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। किशन की बात सुनकर और उसके दर्द को देखकर गांव वालों ने एकजुट होने का फैसला किया। हम सब मिलकर कालू का सामना करेंगे। यह ढाबा सिर्फ किशन का नहीं, हम सबका है, एक बुजुर्ग ने आवाज उठाई। अगले दिन जब ठीक 2 बजे कालू और उसके साथी लाठी लिए ढाबे की ओर बढ़े, तो उन्हें कुछ अजीब लगा। ढाबे के बाहर किशन अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के सारे मर्द, औरतें और बच्चे खड़े थे। उनके चेहरों पर डर नहीं, एकता और दृढ़ता का भाव था। कालू ने अचरज से पूछा, क्या बात है किशन, आज पैसे नहीं देगा क्या? किशन ने सामने आकर कहा, आज से कोई रंगदारी नहीं। कालू, यह ढाबा हमारी मेहनत से चलता है और हम किसी को लुटने नहीं देंगे। कालू ने अपनी लाठी उठाई। हिम्मत कैसे हुई तेरी? लेकिन इस बार लाठी उठने से पहले ही
गांव वालों ने एक साथ आवाज उठाई, एकजुटता में बल है। एक पल के लिए कालू हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि किशन अकेला होगा, डरा हुआ होगा, लेकिन यहां तो पूरा गांव एक साथ खड़ा था, आंखों में चिंगारी लिए। इतने सारे लोगों के सामने कालू की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपने साथियों को देखा, उनके चेहरे पर भी घबराहट थी। चलो यहां से, कालू बुदबुदाया और अपने साथियों के साथ दुम दबाकर भाग गया। उसके बाद उसने उस गांव की ओर फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किशन और राधा की आंखों में एक बार फिर चमक थी। ढाबे पर फिर से रौनक लौट आई, बल्कि पहले से भी ज्यादा। लोग न केवल स्वाद के लिए आते, बल्कि एक ऐसे ढाबे को सलाम करने आते जिसने अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। किशन के ढाबे की कहानी गांव गांव फैल गई। यह कहानी थी मेहनत, प्यार, सहिष्णुता और सबसे बढ़कर अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की। इस घटना ने गांव को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अगर सब मिलकर उसका मुकाबला करें तो उसे हारना ही पड़ता है। एकता में सचमुच बहुत बल होता है। और यही सबसे बड़ा जीवन का सबक था जो उस गरीब ढाबे वाले ने अपने साहस और अपने गांव वालों की बदौलत सीखा और सिखाया था। नसीब का फल। गांव के किनारे हरी भरी खेतों और बहती नदी के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश स्वभाव से सीधा साधा था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह अपने नसीब को दिन रात कोसता रहता था। उसे लगता था कि गांव के हर दूसरे व्यक्ति की तरक्की हो रही है। किसी के खेत में फसल लहलहा रही है, तो किसी का व्यापार चमक रहा है, किसी के बच्चे पढ़ लिखकर नाम कमा रहे हैं। लेकिन रमेश, उसे लगता था कि वह उस गांव का सबसे बड़ा बदनसीब आदमी है। हे भगवान, मुझसे ही क्या दुश्मनी है तेरी, वह अक्सर फुसफुसाता। दूसरे मेहनत करते हैं, उन्हें फल मिलता है, मैं भी तो करता हूं, लेकिन मेरे हिस्से सिर्फ निराशा ही आती है। मेरा नसीब ही खराब है। उसकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती थीं। उसका यह नकारात्मक रवैया उसके काम में भी झलकता था। वह अपने छोटे से खेत में मन लगाकर काम नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे लगता था कि फसल तो वैसे भी अच्छी नहीं होगी। उसका छोटा मोटा व्यापार भी कभी पनप नहीं पाया, क्योंकि उसे यकीन था कि ग्राहक उसके पास नहीं आएंगे। एक दिन सूरज सिर पर चढ़ने से पहले ही रमेश उदास मन से गांव के बाहर निकल गया। वह बस यूं ही नदी के किनारे किनारे चला जा रहा था, बिना किसी खास मंजिल के। उसके मन में वही पुराने विचार घूम रहे थे। मैं कितना अभागा हूं, जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। चलते चलते वह गांव से काफी दूर आ गया। नदी का किनारा यहां थोड़ा पथरीला और सुनसान था। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी उम्र कम से कम 80 साल रही होगी, नदी के किनारे पत्थरों को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी देह इतनी कमजोर लग रही थी कि मानो हवा का एक झोंका भी उसे गिरा देगा। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि वह बूढ़ा व्यक्ति पत्थरों के साथ साथ नदी से कुछ सूखी लकड़ियां भी इकट्ठा कर रहा था और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह धीरे धीरे कुछ गुनगुना भी रहा था। रमेश ने सोचा, अरे यह अभागा, इस उम्र में भी इसे मेहनत करनी पड़ रही है, मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत। लेकिन जब उसने उस बूढ़े को ध्यान से देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। बूढ़ा आदमी पत्थरों का एक छोटा सा ढेर बनाने के बाद एक बहुत भारी पत्थर उठाने लगा। उसकी मांसपेशियों में तनाव साफ दिख रहा था, लेकिन उसके होंठों पर वही शांत मुस्कान बनी हुई थी। वह पत्थरों को अपनी पीठ पर लादकर लड़खड़ाते हुए एक छोटी सी पहाड़ी की ओर चलने लगा। शायद अपना घर वहीं बनाना चाहता था। रमेश ने उत्सुकतावश उससे पूछ ही लिया, बाबा, इतनी उम्र में इतनी मेहनत, इतनी परेशानी में भी आप मुस्कुरा कैसे रहे हो? बूढ़ा आदमी रुका, अपनी पीठ पर लदे पत्थरों के बोझ को थोड़ा संभाला और रमेश की ओर देखकर विनम्रता से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने शांति से कहा, बेटा, मेहनत तो करनी पड़ती है, यह जीवन का नियम है। और मुस्कुराता इसलिए हूं
क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वह भगवान की कृपा है। रमेश ने कहा, भगवान की कृपा? बाबा, आपके पास तो कुछ भी नहीं दिख रहा, ना घर बार, ना कोई सहारा, फिर भी आप खुश हैं? बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, मेरे पास ये 2 हाथ हैं जो काम कर सकते हैं, 2 पैर हैं जो मुझे चला सकते हैं, और ये सांस है जो मुझे जिंदा रखती है। और सबसे बढ़कर मेरे पास यह आशा है कि कल का सूरज आज से बेहतर होगा। मैं आज भूखा हूं, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की। क्या पता कल कोई राहगीर मुझे खाना दे दे, या मैं इतनी लकड़ियां इकट्ठा कर लूं कि उनसे कुछ पैसे मिल जाएं। मैं अपने नसीब को नहीं कोसता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नसीब मेरे ही कर्मों और मेरी सोच का फल है। अगर मैं शिकायत करता रहूंगा तो मेरा मन कभी शांत नहीं होगा और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं हर चीज में अच्छाई ढूंढूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। बूढ़े ने अपनी पीठ पर लदे पत्थरों को फिर से संभाला और धीरे धीरे पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसकी बात रमेश के कानों में गूंजती रही। मेरा नसीब मेरे ही कर्मों और मेरी सोच का फल है। रमेश वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी कठिनाई में भी इतना संतुष्ट हो सकता है। उसे अपने गांव की याद आई। उसके पास तो एक छोटा सा घर था, अपना खेत था, परिवार था, जो सब कुछ उस बूढ़े के पास नहीं था। फिर भी वह हमेशा शिकायत करता रहता था। उसे लगा कि वह बूढ़ा नहीं, बल्कि वही सबसे बड़ा बदनसीब आदमी था, क्योंकि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने कभी अपने नसीब को नहीं सराहा। उसका नसीब बुरा नहीं था, बल्कि उसकी सोच ही बुरी थी। यह एक पल था जिसने रमेश की दुनिया बदल दी। वह तुरंत उठा और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा तेजी से और मन में एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ रहे थे। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने खेत की ओर देखा। जहां पहले उसे सूखी मिट्टी और खरपतवार दिखते थे, वहीं अब उसे एक मौका दिखा। एक मौका जिसमें वह मेहनत करके हरियाली ला सकता था। उसने अपनी पुरानी खटिया छोड़ दी और अपने औजार उठाए। उसने अपने खेत को ऐसे जोतना शुरू किया जैसे वह अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हो। वह अपने व्यापार के लिए नए विचारों के साथ लोगों से मिला। शुरुआत में सब हैरान थे, रमेश को क्या हो गया? लेकिन धीरे धीरे रमेश की मेहनत और सकारात्मक सोच रंग लाने लगी। उसके खेत में फसल लहलहा उठी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसके व्यापार में ग्राहक लौटने लगे, क्योंकि उसकी मुस्कान और उत्साह संक्रामक था। वह अब किसी से शिकायत नहीं करता था। वह हर छोटे से छोटे काम को भी पूरी लगन से करता था और हर सफलता पर भगवान का शुक्रिया अदा करता था। कुछ ही महीनों में रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब गांव का सबसे सफल व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह सबसे संतुष्ट और खुश व्यक्ति जरूर था। लोग उससे सलाह लेने आते थे और वह उन्हें यही सीख देता था, आपका नसीब आपके हाथों में है। शिकायतें छोड़ो, मेहनत करो और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढो। जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपका नसीब अपने आप बदल जाएगा। रमेश को अब अपने नसीब का फल मिल चुका था। यह फल धन दौलत से बढ़कर मन की शांति और संतोष का फल था, जो उसने अपनी बदली हुई सोच और सकारात्मक कर्मों से कमाया था। अब उसे समझ आ गया था कि नसीब का फल किसी को दिया नहीं जाता, बल्कि अपनी मेहनत और सकारात्मकता से उसे उगाया जाता है।